इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब भाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और आप जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम पेश करते हैं फोन इन कार्यक्रम में हम एक विषय लेकर के विशेषज्ञ के साथ आपकी सेवा में हाजिर होते हैं और आप सीधे फोन पे सवाल करते हैं और स्टूडियो में हाजिर जो विशेषज्ञ हैं वो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपकी समस्याओं का तुरंत मौके पर निदान करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमने विषय लिया है तिलहनी फसलों की देखभाल और इस विषय पे बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर जैन नारायण भाटिया जी को। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। आपसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो स्टूडियो का जो हमारा फ़ोन है उसका नंबर आप नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 221 322 और जो कुरुक्षेत्र से बाहर से जो भाई फ़ोन करेंगे उनको चाहिए कि वो फ़ोन नंबर से पहले कोड लगा लें फ़ोन का 01744। तो 01744 221 322 इस नंबर पे आप फ़ोन करें और अपने साथ की साथ जो भी कोई समस्या है उसका मौके पे ही निदान पाएं। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, एक बार फिर बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा तिलहनी फसलों की देखभाल और हमारे बीच विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जैन भाटिया जो पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से, और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जो हमारा फोन नंबर है स्टूडियो का 221 322 यानी 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा और एसटीडी कोड होगा 01744 यानी फोन रहेगा 01744 221 322। साथ ही जो भी आपकी तिलहनी फसलों से संबंधित समस्या है उसका समाधान हम सीधा ही अपने विशेषज्ञ से कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। गिरधारी भाई, आपको भी नमस्कार और हमारे जो जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं उनको सभी को भी प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना किसान साथियों तक पहुंचाना चाहेंगे। हाँ जी, कि कृषि कानून पर एक समिति का गठन किया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 1921 को किया गया था। उसकी संबंधित सूचना है कि जो 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न कानूनों पर सिफारिश करने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। जो कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार, सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधित से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके।
ये टिप्पणियां, विचार, सुझाव 20 फरवरी 2021 तक आप भेज सकते हैं और जहां पर आपको भेजनी है वो पता रहेगा www.farmer.gov.in। या तो आप इस पे अपने विचार दे सकते हैं या फिर SC कमेटी COMMITTE इस पर भेज सकते हैं या फिर SC.committee-agri यानी SC.committee-agri@gov.in इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो इन पतों पर आप अपने सुझाव जो है दे सकते हैं ताकि आपके सुझावों को जो समिति शामिल कर सके और जो कानून बनाते हैं इसमें इन बातों का ख्याल रख सके। तो सब आप बात करते हैं आज के विषय की। हाँ जी, पहले एक फोन ले लें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वैद खान से बोल रहा जी, रामस्वरूप लंबरदार जी। क्या नाम था अपना? रामस्वरूप है सर। रामस्वरूप जी, क्या पूछना है? जो ये सब में आ जाता है जिसकी दवाई को दीजिए रहा सर। हाँ जी, हाँ देखो, जब भी जैसे तापमान बढ़ेगा, देख रहे हैं आपकी मतलब सुबह शाम तो ठंडा लेकिन दिन में तापमान बढ़ रहा है, ये बिल्कुल संकेतक है कि जो तेला है आपका, आप जो है चेपा बिल्कुल जो है आ सकता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि आप पहले जैसे खेत का जिस टाइम घूमने जाओगे ना, ये देखो कि तेला कितना ज़्यादा है, मतलब आपका जो चेपा कितना ज़्यादा है। ये ऊपर चुंडी में जो फूल की वो है नहीं, फूल की हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर है सर, कहीं कहीं नहीं सर। अच्छा, कहीं कहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखो सबसे बढ़िया तो यही है क्योंकि दवाइयों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे पता है हमारे मतलब जो जितने मित्र कीट हैं वो भी मर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है इसका कि आप, क्योंकि ये जो आपका जो तेला है ना, हाँ जी, ये सारे खेत में नहीं आता, सबसे पहले शुरू होता है ये डोलों के पास से और उसके बाद फैलता है। तो यदि 4-5 टहनियों पे आ रहे हो ना तो उनको तोड़ के दबा दो आप, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। और यदि ज़्यादा फैल गया हो तो उसके बाद फिर जो 2-3 हमारे पास कीटनाशी हैं, रोगोर है, मेटासिस्टोक्स है, तो उसमें 250 ml से लेके 400 ml की जो दवा है और 200 लीटर पानी में मिला के इसका जो छिड़काव यदि कर दिया जाए तो ये आराम से जो मर जाता है। और या फिर ऐसा करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस कीड़े की आदत है पहले डोल के आसपास आएगा, तो सिर्फ एक टंकी मार के भी आप मतलब इस कीड़े को खत्म कर सकते हो, क्योंकि बीच में तो है नहीं है कीड़ा। नहीं जी, बराबर बराबर में है जी। हाँ, बराबर बराबर में है ना। तो इसमें आपको सिर्फ 50 ml दवाई से काम चल जाएगा। इससे आपकी मेहनत भी कम लगेगी, पैसा भी कम लगेगा और जो मित्र कीड़े हैं वो भी हमारे बचेंगे और हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो मेटासिस्टोक्स में से या रोगोर में से सिर्फ 50 ml दवा लेके खेत के चारों तरफ यदि आप इसको मार दोगे दवा को, तो आपका वो जो है बिल्कुल चेपा जो है बिल्कुल नियंत्रण में हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक जी, है सर। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब तिलहनी फसलों की बात कर रहे हैं कि मुख्य फसलें हैं कौन कौन? हाँ देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने गिरधारी भाई, क्योंकि यदि हम बात करें ना तिलहनी फसलों की, तिलहनी फसलों में अब भी हम दूसरे देशों में निर्भर हैं जी। क्योंकि हमने धान में और गेहूं में तो बहुत मतलब एक तरह से प्रगति करी है, अनुसंधान किया है और हमने गोदाम भर दिए हैं, सरप्लस पैदा कर दिया है। लेकिन यदि हम दालों में और तिलहन में अभी हम मतलब जो दूसरे से निर्भर हैं और इस पे हमारी करोड़ों रुपए की जो मतलब विदेशी मुद्रा है ना, हर साल मतलब जो हमें मतलब जो खर्च करनी पड़ती है। यदि हम बात करें तिलहनी फसलों की, 8-9 फसलें हैं हमारे यहाँ जो खरीफ के मौसम में और जो अपने जो रबी के मौसम में जो है उगाई जा रही हैं। मुख्य सी हैं। एक तो है सूरजमुखी, दूसरा है आपका कुसुम जिसको बोलते हैं, तीसरा है आपका जैसे मतलब जो काला तिल जिसको बोलते हैं, नाइजर जिसको बोलते हैं, एक सोयाबीन है जैसे हम जिसको, एक अलसी है जी। और इसके बाद जैसे आप सरसों की बात कर लें, सरसों में आ गई जैसे तोड़िया आ गया है जी, और अपनी मतलब जो ये सरसों में आ गई है जी। इसके अलावा जैसे और हमारी फसलें जैसे आपकी अरंड आ गई इसमें है जी, तिल आ गया इसमें। तो ये मतलब 8-9 फसलें हैं जो हम मतलब जो तिल वाली फसलें हैं जो, जिसमें इसका मुख्य कारण ये है गिरधारी भाई भाई। डॉक्टर साहब फोन ले ले। हेलो 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 सर, फोन की हेलो हेलो। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो हमारी 8-9 फसलें हैं एक तरह से, इसमें मतलब जो है जैसे सूरजमुखी आ गया, कुसुम आ गया हमारा, सोयाबीन आ गया, अरंड आ गया, सरसों आ गई,
तोड़िया आ गया, जी। अलसी आ गई, तिल आ गया, है जी। और यहाँ मेरा प्रश्न है कि एक तो कुसुम क्या है? हाँ जी, सैफ्लावर जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे उसको जो कुसुम, और उसका जो फूल है वो पीला पीला होता है, कांटे होते हैं उसमें से। अच्छा, हाँ, वो भी हमारा जैसे जो है तो सूरजमुखी से अलग है हाँ, वो बिल्कुल जैसे सूरजमुखी तो पूरा बढ़ता है, 5-6 फीट बढ़ जाता है, वो सिर्फ 2-1 फीट रहता है, मतलब एक तरह से भूसी प्लांट है एक तरह से। तो उसका तेल निकलता हाँ, है? उसका भी तेल निकलता है, बिल्कुल। उसकी मांग भी अच्छी होती हाँ, है। मांग अच्छी उसकी है एक तरह से। तो जी, एक जैसे राजा तिल है, काला तिल है, नाइजर जिसको बोलते हैं। यही मेरा प्रश्न था कि एक तो सफेद तिल होता है, काला तिल होता है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों में क्या अंतर है, हाँ। कैसे है? नहीं, बिल्कुल, वो तो वैरायटी है अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो ना। जी। आप जैसे सरसों की जैसे 2 वैरायटी हैं, जी। जैसे काली सरसों है, एक पीली सरसों है, जी। तो इसी तरह से एक सफेद तिल है एक तरह से, एक काला तिल है एक तरह से। तो ये मतलब अलग अलग किस्में इसकी हम कह सकते हैं जैसे। हाँ जी। तो इनकी जो उत्पादन की विधि है, यानी कास्ट की विधि, दोनों की अलग अलग है? हाँ, नहीं, सेम ही है, बिल्कुल काले एक तिल ही की टीम है। जैसे वो तो जैसे हम सरसों का जैसे हम बात करते हैं जी। भाई, हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, वो भी बस उनके जो एक तरह से मतलब जो इनहेरेंट करेक्टर है जो उसके, वो काला होता है, एक सफेद होता जी। है, बस, और कोई फर्क नहीं होता। और यदि हम बात करें मतलब इनमें जो तेल है हमारा, जो 25% से लेके और 45-46% तक होता है। जैसे सबसे ज़्यादा तेल आपका मतलब जो सोयाबीन में मिलता है एक तरह से, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होते हैं। जी। सरसों की बात करें 40-42% होता है। जी। और दूसरी भी मतलब जो हमारी फसलें उसमें 25% हैं। तो इनका जो मेन रीज़न ये है हमारा भाई, ये इतनी पिकअप क्यों नहीं कर पाए, जी, मतलब जैसे जो हम इसमें जो सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो पाए इसमें। बिल्कुल। क्यों साथी बार बार धान और गेहूं की तरफ ही दौड़ हाँ, रहे हाँ। हैं, इनको छोड़ करके, देखो जबकि इनके इनकी मांग अच्छी है। हाँ, गिरधारी जी के कई कारण हैं। तो ये कारण इनकी एमएसपी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, इनको जो आज तक है ना, मतलब जो जितनी जो बेकार जमीन पड़ी है ना, वहाँ उसको उगाता है, मतलब एक तरह से। अच्छा, मतलब ये नहीं कि जैसे जो उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं भाई, इसको अच्छा खेत चाहिए, है जी, खाद पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, है जी, मतलब रुझान नहीं है। मतलब किसान साथी मजबूरी में उगा रहा है, वहाँ बिल्कुल मजबूरी इसलिए है। नहीं कि मैं ये बेच के अच्छा पैसा कमाना, हाँ, वहाँ ध्यान नहीं है किसान वहाँ का। ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और यदि मैं बताऊं, यदि हम इनको उगाएं ना बीच में तेल वाली फसलों के, इससे क्या फायदा होगा? एक तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी, जी। क्योंकि ये हर एक जो फसलें हैं ना, जी। यदि हम बात करें गेहूं की, यदि हम धान की करें, जी। ये तो बहुत ज्यादा पोषक तत्व खींचती हैं जमीनों से, ये कम खींचती हैं। ये देती भी होंगी थोड़ा। हाँ, देती भी हैं, गहराई से भी खींचती हैं एक तरह से। जी। और दूसरा ये है, डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लें। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम बताओ अपना। बात नहीं हो रही सर जी। बात नहीं हो रही है? आ रही है आपकी आवाज तो मेरे पास। आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, आप बताइए। आवाज मेरी जी। हमारी अपना नाम बोलो आप। मैं जय कुमार बोल रहा जी। कहाँ से? जयपुर से, जिला जमुनानगर जी। क्या पूछना आपको? बोलो, सवाल पूछो अपना। सर जी, मैंने खीरे लगाना है जी, इससे कणक के बाद किस महीने में लाना चाहिए जी? अच्छा अच्छा अच्छा। खीरे खीरे वैसे जो टाइम है ना खीरे का, थोड़ा सा वैसे तो लगा सकते हो अभी, क्योंकि जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनका टाइम आ चुका है। क्योंकि जब भी थोड़ी गर्मी बढ़ने लग जाए ना, उसमें जितना घी आ गया आपका, खीरे आ गए, तोरी आ गए, चप्पन कद्दू आ गए, ये सारी की सारी जो है बिल्कुल टाइम आ चुका है। अब जो है मतलब आप पूरे 15 मार्च तक आराम से लगा सकते हो उसको। और आमतौर पर ये देखा गया है, जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, यदि आपको उनको अच्छा भाव लेना है आपने, तो या तो अगेती लगानी पड़ेगी या पछेती लगानी पड़ेगी। और बहुत सारे किसान है ना, उन्होंने तो दिसंबर में लगा रही थी वो, और अब तो बस उनकी जैसे अगले महीने तो उनकी फसल भी आना शुरू हो जाएगी। तो अब 15 मार्च तक आराम से लगा सकते हो, कोई टाइम है। सर जी, बीज कौन सा लाना चाहिए जी? बीज तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं। मतलब यदि आप जाओगे जैसे अलग अलग किस्में हैं, कुछ जैसे आपकी जैसे ओपन फील्ड में होती हैं, कुछ मतलब आपकी जैसे पॉली हाउस में होती हैं। तो बहुत सारी प्रजाति हैं मतलब खीरे की। तो यदि हम बात करें मतलब जैसे कि मतलब जो कंपनियां जितनी हैं, नई नई कंपनी, किसी का भी ले लो, किसी में से भी लेके मतलब आप एक तरह से वो आप बीज सकते हो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे गिरधारी जी की, मतलब ये पिकअप इस नहीं कर पाई। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जरूरत है कि जो व्यक्ति की अवधारणा वो बदलनी पड़े। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले एक कंसेप्ट था हमारा कि हम सारी फसलें लगाते थे, उसे मोटी फसलें भी लगाते थे, दालें भी लगाते थे, जैसे अलसी भी लगाते थे, चने भी लगाते थे, ग्वार भी लगाते थे। आजकल तो सिर्फ मोनोकल्चर है। आप पंचकुला से शुरू हो जाओ, सोनीपत तक आपको गेहूं दिखाई देगी आपको, है जी। यदि हम कुरुक्षेत्र की बात कर लें, यहाँ सिर्फ हमारा है ना 2-3 हजार हेक्टेयर सारा एरिया है मतलब सरसों का जी। जबकि ये पानी भी कम लेती है, जमीन की उपजाऊ शक्ति बनाए रखती है। दूसरी खासियत ये है
कि जैसे हम दवाइयों में निर्भर है ना, दवाइयां हमारे लिए कितनी खतरनाक है। अब यदि हम खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बार बार दवाइयां खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो प्रभाव है जो हमारे लाभदायक कीड़ों पे भी जाएगा, आदमी के स्वास्थ्य पे भी जाएगा। तो यदि हम फसल चक्र अपना लें, जैसे गेहूं कर रहे हैं हम, उसके साथ में बरसीम ले लें या बीच में सरसों ले लें, तोड़ियां ले लें, तो यदि हम 1-2 साल भी फसल चक्र कर लेंगे, एक तो हमारी जो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और दूसरा जो खरपतवार हैं, बीमारी कीड़े हैं जिन्होंने घर बना लिया है, मतलब एक लगातार फसल लेने की वजह से, वो भी कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। और ये जो तिलहनी फसलें हैं ना, इनका भी बीच में समावेश करना चाहिए। और सर जब हम छोटे थे ना, हाँ हम जी। देखते कि जब खेत में जाते थे हर एक किसान 1 किला तिल का लगा ही लेता था। हाँ बिल्कुल लगा लेते, और हम उसे गाते थे, देखते थे, सरसों भी हर कोई बोई लेता था। बिल्कुल नहीं, या आड़ लगा लेते थे। जैसे कई बार देखा होगा आपने, सरसों की आड़ लगा ली, अलसी की आड़ लगा ली, और जो 1-2 क्विंटल आराम से हो जाती थी और उसकी जो जरूरतें हैं बिल्कुल पूरी हो जाती थी। लेकिन आजकल जो मतलब जो एक तरह से मतलब ये चीज़ें छोड़ दी हैं ना, एक तरह से ये मतलब एक तरह से बोझ बन रही हैं, मतलब जो है हमें बाहर से जो विदेशी मुद्रा जो खर्च करनी पड़ रही है। बना तो व्यक्ति जो है व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाया था। हाँ जी। कि लेकिन वो मेन मुख्य जो चीजें वही भूल गया, वही भूल के बिल्कुल अपना घर का तेल भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ तिल दिया भी बिल्कुल। ठीक है ना? अब बाहर से जो तेल ले रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है, कितने हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, और ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मुख्य कारण यही है गिरधारी जी इनका कि भाई जिसकी वजह से मतलब जो इनका जो उत्पादन में है हम मतलब जो है सेल्फ सफिशिएंट न हो पाए, और हमें बाहर से मतलब विदेशी मुद्रा खर्च करके जो दूसरे देश हैं उनसे मतलब जो है तेल हो गया जो है आयात करना पड़ता है अपनी जरूरतों के लिए भी। क्या सब ऐसा है कि जो ये हम तिलहनी फसलें उगाते हैं कि इनसे कुछ ज्यादा नुकसान है भी, जिसलिए लोग उसको नहीं अडोप्ट कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर पा रहे नहीं, मेन इसका वही है। देखो, एक तो जैसे हम बात करें, यदि मान लें आपने तिल पैदा कर लिए, आपने सोयाबीन पैदा कर ली, अब इसकी जो मार्केट है वो कहाँ है ही नहीं, यहाँ है। तो ये तो मेन तो मार्केट का है, क्योंकि जो मंडीकरण है ना, अब ये भी जैसे सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है, मान लिया आपने 4-5 क्विंटल यहाँ पैदा भी कर ली तो लेगा कौन उसको? अच्छा। तो उसको बेचने की बड़ी दिक्कत आती है, उद्योग है नहीं इससे। अब आप देखो जितनी मिलें हैं सोयाबीन की या जो भी इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारी मध्य प्रदेश में है। ये कई कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब आप कोई ऐसी फसल उगा लो, आप उसमें बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सेम वही है कि मतलब मार्केटिंग का भी बड़ा फर्क है, मतलब जो जिसकी वजह से मतलब दिक्कत आ रही है इसकी ईल्ड कितनी निकल जाती है? नहीं, ईल्ड तो अच्छी निकल जाती है सबकी। जैसे सरसों की बात कर लें हम, मतलब जो है मतलब पहले फोन ले ले। हेलो हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जिला सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। अपना नाम? विकास कुमार। विकास जी, क्या पूछना है आपको? सर हमने गेहूं की फसल बो रखी, अच्छा, तो इसमें अड़ आ रखा जी। उसमें अड़ आ गया? अच्छा हाँ जी। अच्छा जी देखो, ऐसी बात है, अल तो देखो आएगा, लेकिन ऐसा अल इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। यदि इसमें आपने पानी का स्प्रे भी कर दिया ना, पानी का भी स्प्रे कर दोगे आप, वो उससे भी मर जाता है, बड़ा मतलब कमज़ोर होता है। और या फिर एक बिल्कुल हल्की सी दवाई है हमारे पास, मैलाथियोन दवाई है, मैलाथियोन, और सिर्फ 400 ml दवाई आपने 200 लीटर पानी में लेके, अब तो बल्कि 200 लगेगा भी नहीं, आपका 150 लीटर पानी लगेगा, उसमें मतलब 7-8 टंकी में घोल बना के और उसको आप बारीक फुहारे से छिड़काव कर दोगे तो वहीं आएगा। आमतौर पे जो आपका ये जो मतलब जो आता है ना, ये वहीं आएगा। तो आपने खाद ज़्यादा डाल रखा, या आपका जो पॉपुलर वगैरह ज़्यादा, वहाँ नमी ज़्यादा है, तो उसमें आमतौर पे जो ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं ना, ये उन्हीं खेतों में आते हैं जहाँ पर पोटाश की कमी है आपकी, या आपने जो यूरिया है बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रखा है, और या फिर वहाँ नमी ज़्यादा है। है जी, हाँ अच्छा, चलो कोई नहीं, उसमें यही है कि आप यदि बहुत कम हो, पानी का भी छिड़काव कर सकते हो, सिंपली उससे मर जाएगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर। हाँ जी, तो क्या नाम है, गेहूँ जो है मतलब अब नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो पानी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम आपको एक स्टेज है इसकी मिल्किंग, जिसमें दूधिया बनता है, उस टाइम यदि आपकी पानी की कमी रहेगी ना उसमें, तो 15-20% आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं ना भाई, जैसे 20 दिन पे, 45 दिन पे, 65 दिन पे, 80 दिन पे, ये 4-5 सिंचाई हैं। तो जितनी भी सिंचाई है आपने उसके हिसाब से, और मैं बता दूं 2 ऐसी सिंचाई हैं, एक तो 21 दिन पे
एक ही 80-85 दिन पे बहुत ही जरूरी सिंचाई हैं, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं मतलब जो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मिल्किंग स्टेज पे जिस टाइम दूधिया बन रहा है और जिस टाइम शुरू में मतलब जो CRI स्टेज है, जिस टाइम हमारी जो क्रांतिक जड़ें बन रही हैं, उस टाइम बहुत जरूरी है पानी आपको देना। तो एक पानी में तो पक जाएंगे फिर? हाँ बिल्कुल पक जाएंगे, यदि तापमान नहीं बढ़ा तो। आपने ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं सुबह शाम तो गर्मी मतलब ठंड पड़ती है, लेकिन दोपहर में मतलब जो बहुत गर्मी हो जाती है। यदि तापमान बढ़ गया तो हो सकता है एक पानी और भी देना पड़ जाए आपको, और यदि तापमान मतलब ठीक ठीक रहा तो हो सकता है इसमें पक जाए आपके, क्योंकि बाल कह रहे हो आप आई गई हैं। हाँ जी, हाँ वो आपने अपनी जमीन के बारे में और अपना मौसम का थोड़ा सा ख्याल रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मतलब जो किताब की लिखी भी नहीं चलती हैं, आपको अपना भी वो देखना पड़ेगा उसमें। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हाँ जी, कि जो ये है जो बात करवाइए द्रविड़ सर ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी जो तिलनी फसलें हैं, हाँ जी, उनकी जो मार्केटिंग है, विपणन है, हाँ उसके कारण जो है थोड़ी समस्या आ रही है। हाँ मार्केटिंग की है, और दूसरा ये है कि उत्पादन कब मिलता है, क्योंकि ना तो खाद डालते उसमें लोग और ना उसके लिए जमीन का सिलेक्शन करते। जितनी बेकार जमीनें पड़ी है ना, आमतौर पे उन्हीं पे खेती करते हैं उनकी, फिर कहेंगे यील्ड नहीं आई। हाँ फिर यील्ड नहीं आई, तो ये कारण अदरवाइज किसमें बहुत हैं। सरसों की यदि बात करें हम, हमारे यहाँ जो 30-30, 35-35 मन जो है सरसों निकल जाती है, 12-12, 13-13 क्विंटल निकल जाती है, और यदि हम 7,000 रुपये भाव लगाएं उसका, तो लगा लो हिसाब कहाँ से कहाँ मतलब जा रही है। तो आवश्यकता ये है कि उसको भी मुख्य फसल मान के चलेंगे, हाँ, ना कि साइड बाय साइड फसल। हाँ बिल्कुल साइड बाय नहीं मान के चलनी पड़ेगी। इसके लिए कई फायदे होंगे। देखो, एक तो आपको घर का तेल मिलेगा, दूसरा आपको खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी, तीसरा आपकी जमीन का स्वास्थ्य बना रहेगा, है जी। कई प्रकार के रोग हैं जिन्होंने घर बनाने, मुद्रा भी बचेगी। मुद्रा बचेगी सर, मेन बात यही है। देश के उसमें बड़ा योगदान आपका ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बार बार कहते हैं धान गेहूं छोड़ के हमें जो दलहन तिलहन पे भी देना पड़ेगा। इसमें हमारी जो भूमि है ना, जो लाभदायक हमारे जो जीवाणु हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। क्योंकि मैं बता दूं गिरधारी जी, आप जैसे जो हमारे अंदर जो फसल का जो हम पौधे हैं ना, जो पोषक तत्व लेते हैं, उनका भी लेवल अलग अलग लेने का है। मतलब कुछ जड़ें हैं, कुछ गहरी जाती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं। मान लिया हम एक ही प्रकार की यदि फसल लगाएंगे तो हमारा जो मतलब जो हम खाद डालते हैं ना, उसका भी सही तरह से सदुपयोग नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है थोड़ी गहरी फसलें, जैसे हो गया आपकी कपास हो गई, आपकी जैसे ज्वार होगी, हैं जी, सूरजमुखी होगी, तो ये भी मतलब जो है बराबर मतलब यदि जमीन की हमने उपजाऊ शक्ति बना के रखनी है। दाल वाली फसलें हैं, जैसे आपका चना हो गया, आपका जैसे मतलब ढैंचा हो गया, ये भी साथ साथ हमें बहुत मतलब क्योंकि जो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो वो भी जो जीवाणु जो पड़े हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक जो पौधा है ना, करीबन 125 मिलीग्राम जो नाइट्रोजन है मतलब वो फिक्स करता है। ये अंदाजा लगा लो आपके 1 एकड़ में कितने पौधे हैं तो कितनी नाइट्रोजन आपके फिक्स हो जाएगी। क्योंकि मैं बता दूं, मोर देन 78% जो नाइट्रोजन है ना, फ्री अवस्था में हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। तो इस वजह से इन जो फसलों का और भी महत्व हो जाता है हमारी जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए। हमारी जो दवाइयाँ हैं, जैसे जो हम खरपतवारों के लिए डाल रहे हैं, उनको कम करने के लिए। तो हाँ जी, आज के मौसम में हमें विशेष देखभाल के लिए क्या करना है? देखो, वैसे तो हमने गिरधारी भाई आपको 9 फसलों के बारे में बताया, लेकिन यदि हम अपने क्षेत्र के बारे में बात करें, क्योंकि हमारी जो जितनी हिसाब से रेंज है, तो हमारी 2 ही फसलें, दो तो फसलें अब खड़ी हैं हमारे यहाँ। एक तो खड़ी है हमारे यहाँ सरसों, जिसमें समस्या आ सकती है, और एक कुछ भाई हैं जैसे जो पुराने हैं, जो मतलब जिनके अच्छे विचार हैं, तो अलसी भी जैसे लगा लेते हैं। तो रबी के मौसम में सिर्फ 2 ही फसलें हैं, और अब जैसे जायद का मौसम आ रहा है, इसमें जो सूरजमुखी है वो हमारे जो किसान भाई हैं अब लगा सकते हैं। तो 3 फसलों के बारे में हम जो है विशेष तौर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो फसलें अब हमारे यहाँ खड़ी हैं। बात यदि करें मूंगफली की, बात करें यदि सोयाबीन की, बात करें यदि हम कुसुम की, या जो दूसरी फसलें अरंड है, ये फसलें मतलब जो खरीफ के मौसम की फसलें हैं, जो यदि इनकी चर्चा करना मेरे ख्याल में अब तो मुनासिब नहीं होगा। सरसों और अलसी की देखभाल, हाँ, और जो है सूरजमुखी की जो है बिजाई में हमने क्या क्या ध्यान रखना है। तो बात यदि करें सरसों की गिरधारी भाई, इसमें यदि हम पहले करें बीमारियों की बात करें, सिर्फ 2-3 बीमारी आती हैं। एक तो शुरू में ही मतलब जो है कि जैसे बिजाई, इसमें एक तो बीमारी आती है जैसे इसको बोलते हैं सफ़ेद रतुआ। सफ़ेद रतुआ में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ना, उसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे बन जाते हैं, किल्ले सी बन जाती हैं एक तरह से, और वो जो किल्ले हैं ना, इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि उससे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया
बिल्कुल मतलब जो है एक तरह से रुक जाती है एक तरह से जी। तो एक तो वो बीमारी है। दूसरी बीमारी है इसमें डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हम तुला सीता रोग कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो मतलब जो पीले पीले से धब्बे बन जाते हैं पत्तियों के नीचे, और जो है ऊपर मतलब जो है जले जले से हो जाते हैं, और यदि हम नमी के मौसम में देखें तो वहाँ आपको फफूंद दिखाई देती है। तीसरी बीमारी है इसमें पत्ती धब्बा रोग। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे काले काले धब्बे से जैसे शुरू में बनते हैं, फिर वो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो सारी पत्ती पे जो छा जाते हैं, तो उससे रोगग्रस्त पत्तियां हैं जो कई बार यदि उसकी उग्रता ज़्यादा हो जाए पत्ती धब्बा की नीचे गिर भी जाती हैं। और चौथी जो बीमारी है उसमें तना गलन, मतलब जो है 40-45 दिन के बाद क्या होता है, तना जो गलने लग जाता है, ऑटोमेटिकली जो प्लांट टूट के गिर जाते हैं। तो इनका इलाज क्या रहेगा? हाँ, तो देखो यदि हम बात करें तना गलन की जो बीमारी है, शुरू में तो हमें उसके लिए क्या करना था, बीज उपचार बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बता दूं गिरधारी भाई आपको, जो बीज उपचार है ना फसलों के लिए, कोई सी भी फसल हो आपकी, रबी की हो, खरीफ की हो या सरसों की हो, सब में मतलब बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शुरू में हमें जो है बावस्टिन एक दवाई है, उससे यदि हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि बीज उपचार किया होता हमारे, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं दिखती। तो इसलिए तना गलन के लिए अब जिस टाइम आपकी फसल 45 से 50 दिन पे है एक तो उस टाइम, और एक 60 से 70 दिन बाद हमें एक बावस्टिन दवाई है जो कार्बनजम 50 WP के नाम से आती है, उसका 1 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी, जैसे 100 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में हमने जहां पर भी आपको समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि ये समस्या आएगी आपको खापरों में, पैचेज में आएगी, तो वहां पर आपने ड्रेंचिंग कर देनी है, मतलब जो है इसकी बावस्टिन दवा की, एक 40 से 45 दिन पे और एक 60 से 70 दिन पे। तो ये तो तना गलन का इलाज है। बात यदि करें 3 बीमारी और जिक्र की थी मैंने, सफेद रतुआ, आपका डाउनी मिल्ड्यू और जो पत्ती धब्बा, इनके लिए एक ही दवा है हमारे पास, मैनकोजेब, जिसको हम डाइथेनिक 45 कहते हैं। तो यदि तीनों बीमारी जैसे जो लक्षण मैंने आपको जिक्र किए थे, 600 से 800 ग्राम दवा और 150 से 200 लीटर पानी और चिपकने वाला पदार्थ, जब भी हमें इस तरह की बीमारी दिखाई दे, आपको सफेद रतुआ दिखाई दे, तुलसीता दिखाई दे और पत्ती धब्बा दे, तो उसी टाइम आपने जो इंडोफिलम 45 दवाई है मैनकोजेब के नाम से मिलती है, 600 ग्राम यदि आपकी जैसे सरसों कम पौधे हो और यदि पूरी फसल हो 800 ग्राम, तो 150 लीटर पानी में और साथ में 100 ग्राम चिपकने वाला पदार्थ मिला के हमें छिड़काव कर देना है। गिरधारी भाई इसमें एक बात का ध्यान रखना हमें कि जब भी ये जो रोग हैं हमारी फसल में मतलब दिखाई दें, उसी समय हमें छिड़काव करना है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।